स्टूडेंट्स, मैं सुनीता यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ, जिसकी वन शॉट वीडियो प्रिपेयर की है मैंने और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है क्या? हमने चैप्टर सेकेंड में पढ़ लिया था कि जो एंड ऑफ बायपोलरिटी है वो तो एंड हो चुकी थी। जो सेकेंड पावर यूएसएसआर था वो एंड हो गया था, कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब कहाँ से नई पावर आ गई, अब कहाँ से और अल्टरनेटिव सेंटर्स पावर आ गई, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईयू बोल सकते हैं। सेकेंड आसियान, थर्ड ब्रिक्स, और उसके बाद आता है आपका सार्क एंड अदर नेशंस लाइक रशिया, इजराइल, इंडिया, चाइना। इन कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिव या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर को बताएंगे कि किस तरह से एक जो वन डोमिनेंस कंट्री यूएसए को टक्कर देने के लिए न्यू सेंटर्स राइज अप हो चुकी है, और वो न्यू सेंटर्स कौन कौन सी है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईयू कहोगे आप। यूरोपियन यूनियन 1945 के बाद देखने के लिए आया। इट मीन्स जो यूरोपियन यूनियन है वो हमने देखा 1992 में फॉर्म हुआ था, बट उससे पहले उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ। उसके बाद यूएसए ने वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि यूरोपियन कंट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे, वो बिल्कुल उनकी जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो चुकी थी। ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के पास चला गया था और वेस्ट यूरोप किसके पास था? यूएसए के पास था। तो यूएसए ने वेस्ट यूरोप की हेल्प की, वेस्ट यूरोप को अपलिफ्ट करने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प दी, और वो फाइनेंशियल हेल्प मार्शल प्लान के नाम से जानी गई थी। तो अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कंट्री यूरोपियन यूनियन में ड्यूरिंग स्टेब्लिशिंग टाइम थे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड। ये 6 कंट्रीज ड्यूरिंग स्टेब्लिशिंग टाइम थे। आफ्टर दैट जो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो आपको कई जगह 28 कंट्रीज मिलेंगे, बट 28 कंट्रीज नहीं है, इसमें इंक्लूडेड 27 कंट्रीज। 31 जनवरी 2020 से पहले 28 कंट्रीज थे, बट एक कंट्री इसमें से निकल गया है जो है ब्रिटेन। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा एक ऐसा कंट्री जो ईयू से बाहर हो चुका है, तो वो आप आंसर ब्रिटेन लिख सकते हो। अब जो यूरोपियन यूनियन था, इसका पहले नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था, बट 1992 में इसका नेम यूरोपियन यूनियन बना था। मार्शल प्लान मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेस्ट यूरोप को यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प दी थी, वो मार्शल प्लान के नेम से पॉपुलर हुई। अंडर मार्शल प्लान कुछ सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ उसको बोला गया है OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको 1948 में स्टेब्लिश किया गया। 1949 में जो एक और काउंसिल स्टेब्लिश की गई, उसका नाम रखा गया द काउंसिल ऑफ यूरोप। आफ्टर दैट 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्टेब्लिशमेंट हुई, एंड 1992 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जब एक सुपर पावर डिसइंटीग्रेट हो गई थी, एक सुपर पावर कोलैप्स हो गई थी, एक सुपर पावर बिखर चुकी थी, उसके बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन एक नई पावर, एक सुपर पावर के रूप में राइज अप हुई। और 1992 में जो पहले इकोनॉमिक कम्युनिटी बोल रहे थे उसको, या फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही थी यूएसए उनको हेल्प दे रहा था, अब वो एक सुपर पावर बन के राइज अप हुआ और उन्होंने अपना नेम रखा यूरोपियन यूनियन। अगर हम यूरोपियन यूनियन की देखें तो यूरोपियन यूनियन एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इनका खुद का फ्लैग है, खुद का सिंबल है, खुद का इनका नेशनल एंथम है। इवन ये खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हो पाया। बट इनकी जो करेंसी है वो यूरो है, और यूरो करेंसी डॉलर करेंसी के लिए डेंजर बनी हुई है। अब डॉलर करेंसी कौन से कंट्री की है? तो डॉलर करेंसी यूएसए की है। तो जो यूरो है यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी प्रिपेयर हो सकता है। और ये किसके लिए डेंजर बनी हुई है?
यूएसए के लिए, यूएसए की जो डॉलर करेंसी है उसके लिए डेंजर बनी हुई है। जो यूरोपियन यूनियन है, अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर पावर चेक करते हैं तो न्यूक्लियर पावर में ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पावर आती है। यूएसए के बाद ईयू है, ये सेकंड नंबर पर आती है क्योंकि इसमें मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इंक्लूड है। और जो इनमें फ्रांस है या फिर जो ब्रिटेन जो अभी इसका पार्ट नहीं है, ये P5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ पार्ट थे। और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं। इट मीन्स यूरोपियन यूनियन प्रेजेंट टाइम में इसकी जीडीपी, इसकी न्यूक्लियर पावर, इसकी जो करेंसी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो किसके लिए डेंजर बनती जा रही है, यूएसए के लिए। तो एट प्रेजेंट टाइम में एक ये अल्टरनेटिव सेंटर्स या फिर एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में राइज अप हो रही है और डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है इसका। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूरोपियन यूनियन, देन सेकंड जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है जो राइज अप हो रही है, एक ग्रोथ कर रही है, वो कौन सी है, आसियान। तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट फुल फॉर्म ऑफ आसियान, आफ्टर दैट उसमें जो जो इंक्लूड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली फुल फॉर्म ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। अब जो भी कंट्रीज होते हैं वो अपना ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल रह के प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इंडिविजुअल रह के किसी भी डोमिनेंट कंट्री को अपोज नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्री इंक्लूड हो जाते हैं जिनकी एक जैसी थिंकिंग होती है, जिनके एक जैसे आइडियाज होते हैं, जो एक जैसा अपना एम बनाते हैं, वो सारे कंट्री इंक्लूड हो जाते हैं और आफ्टर दैट वो डोमिनेंट कंट्री के अगेंस्ट में होते हैं। तो ईयू का हमने डिस्कस कर लिया। देन आफ्टर आसियान में कि आसियान की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसके स्टैब्लिशिंग टाइम है 8 अगस्त 1967। तो ड्यूरिंग स्टैब्लिशिंग टाइम इसमें 5 कंट्रीज थे। कौन कौन से कंट्री थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज स्टैब्लिशिंग टाइम या आप फाउंडिंग टाइम भी बोल सकते हो, ये फाउंडर कंट्रीज हैं। किसके फाउंडर, आसियान के। तो ये आसियान के फाउंडिंग कंट्रीज हैं, इनके नेम, इनका टाइम पीरियड और इनकी फर्स्ट डिक्लेरेशन ये कहाँ पर हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। तो इसका ये क्वेश्चन वहां से बन सकता है। आफ्टर दैट इसमें जो 5 कंट्रीज और इंक्लूड हुए वो कौन कौन से कंट्री हैं, ब्रुनेई दारुसलाम, ये 1 कंट्री है, कभी इसको 2 कंट्री मत समझना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। अगर एट प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए तो यू विल राइट आंसर ऑफ 10 कंट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कंट्रीज कौन से है तो आपका आंसर होगा 5 कंट्रीज। स्टेब्लिशिंग टाइम 8 अगस्त 1967। अब इसमें आता है कि जो इनका पर्पस था वो क्या था। इनका जो आसियान का मेन पर्पस था प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना, कि आपस में हम सारे कंट्री मिलकर किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझकर एक दूसरे के साथ हर तरह का बेटर बिहेव करना, डेवलपमेंटल बिहेव करना, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वर्क जो उन्होंने अपना एम रखा था, उस टारगेट को, उस एम को बनाए रखा और वो टारगेट, वो एम उनका था, वो आसियान वे कहलाया। कि एक बेटर वे, एक ऐसा मेथड जो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट रखा वो उन्होंने करके दिखाया और उसको आसियान वे बोला गया। देन आफ्टर आता है 3 पिलर्स या फिर 3 कम्युनिटी। 2003 में 3 पिलर्स स्टैब्लिश किए गए बाय आसियान। तो वो 3 पिलर कौन कौन से थे, फर्स्ट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी, सेकंड सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड थर्ड इज सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये 3 कम्युनिटी या फिर 3 पिलर्स बोल सकते हो आप, 3 कम्युनिटी बोल सकते हो, वो स्टेब्लिशिंग की गई बाय आसियान और इनके थ्रू और ज्यादा डेवलपमेंट की साइड ध्यान दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका ARF। ARF क्या है, आसियान रीजनल फोरम। ये भी इन्होंने स्टेब्लिश की। नेक्स्ट ये 1994 में स्टेब्लिश हुई थी। अब आता है आसियान विजन। आसियान विजन 2020। आसियान विजन मीन्स कि जो आसियान कंट्री है उन्होंने 2020 तक कौन सा अपना टारगेट रखा और उस टारगेट को उन्होंने अचीव करके दिखाया था। अब आता है आसियान एंड इंडिया। इंडिया और आसियान का कैसा रिलेशन है।
अगर हम देखते हैं कि 1991 से पहले की तो इंडिया का और आसियान का कोई बेटर रिलेशन नहीं था, बट 1991 में एक इंडिया ने एक पॉलिसी एक्सेप्ट की जिसका नाम रखा लुक ईस्ट पॉलिसी। और इस लुक ईस्ट पॉलिसी में इंडिया ने आसियान के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए, अपने रिलेशन बढ़ाए, और उन रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ टू कंट्रीज, कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड, इन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। जो एशिया के साउथ पार्ट के कंट्री है उन्होंने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन पर्पस था कि आपस में कोऑपरेट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये उन्होंने अपना एम रखा। तो इसमें कितने कंट्री इंक्लूड थे? सार्क में 7 कंट्रीज इंक्लूड थे। फर्स्ट इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। अब ये देख रहे हो आप कि ये साउथ एशिया के कंट्रीज, जो सभी नेबर कंट्रीज आ गए, बट एक कंट्री नहीं आया, चाइना। चाइना इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी इनके साथ ज्यादा बनती नहीं है। अब इसकी जो स्टेब्लिशिंग टाइम थी वो कब थी? 8 दिसंबर 1985। ये आपका यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी फाउंडिंग ईयर है। आफ्टर दैट इसका अगर क्वेश्चन आता है कि फाउंडिंग कंट्री, यू विल राइट आंसर 7 कंट्री। बट अगर एट प्रेजेंट कंट्री पूछे जाए तो आप 8 कंट्री लिखोगे, क्योंकि 1 कंट्री जो इसका मेंबर बना वो अफगानिस्तान कब बना? 3 अप्रैल 2007 को। 3 अप्रैल 2007 को 14th नंबर का सबमिट हुआ था, और जो दिल्ली में हुआ था उस टाइम अफगानिस्तान इसका मेंबर बना, जो 8th नंबर का मेंबर बना। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, और इस हेडक्वार्टर को बनाया गया 16 जैन 1987। इसका फर्स्ट सबमिट हुआ था ढाका, जो बांग्लादेश में आता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टोटल सबमिट कितने हो चुके हैं, तो इसके 3 सबमिट इंडिया में हो चुके हैं। फर्स्ट इज 1986 इन बेंगलुरु, देन सेकंड 1995 इन दिल्ली, और देन आफ्टर 2007 इन दिल्ली। एंड सार्क डे कब मनाया जाता है? ये आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपने जो 3rd न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में डिस्कस किया वो कौन सा? आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म, फाउंडिंग ईयर, मेंबर फाउंडिंग कंट्रीज, एंड आफ्टर दैट टोटल कंट्रीज, एंड सबमिट आपको फर्स्ट सबमिट, या फिर आप इसका हेडक्वार्टर ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे। इसके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और ये कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट सेंटर पावर है वो कौन सी? ब्रिक्स। अब इसमें अलग अलग, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एंड एस से साउथ अफ्रीका। बट मैंने यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं लिखा है। इसका रीजन है कि ब्रिक की तो फाउंडिंग हो गई थी 2006 में, बट जो ब्रिक्स यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था 2010 में। अब कई बुक्स ऐसी है जिसमें 2009 दे रखा है, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। कुछ सैम्पल पेपर में दे रखा है कि 2009, बट वो रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर आपका 2010 आएगा। 2009 फर्स्ट सबमिट, ब्रिक की फाउंडिंग ईयर 2006, एंड ब्रिक्स की जो ब्रिक्स एस इंक्लूड हुआ वो आपका आएगा 2010। तो ये आपके यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसका मेन एम, मेन पर्पस, मेन इसका मोटो क्या था? टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमंग इट्स मेंबर। कोऑपरेट करना, इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, या किसी को हेल्प की नीड होती है इकोनॉमिकली, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रशिया और चाइना, रशिया और चाइना इसके जो कंट्री हैं, ये P5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ है। जो P5 इनके पास वीटो पावर होती है, एक एब्सोल्यूट पावर होती है जो P5 मेंबर कंट्रीज के पास है। इट मीन्स ये जो ब्रिक्स कंट्री है काफी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं। इवन 50% पॉपुलेशन भी इन्हीं 5 कंट्रीज में रहती है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 50% पॉपुलेशन इन 5 कंट्रीज में ही रहती है। देन जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया लाइक इंडिया एंड चाइना भी इसी के पार्ट हैं ब्रिक्स के। 1/4 एरिया की अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो 1/4 एरिया इंक्लूड है ब्रिक्स में। एंड 30% जीडीपी, वर्ल्ड की 30% जीडीपी इन कंट्रीज की है। और
ट्रेड में, टोटल वर्ल्ड के ट्रेड में इसमें 18% इंक्लूड है। हेडक्वार्टर जो ब्रिक्स का आता है वो संघाई इन चाइना में है। तो आपका ब्रिक्स एक काफी स्ट्रॉन्ग न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बन चुका है, क्योंकि इनके पास काफी पावर है। 2 कंट्री तो इनके P5 के मेंबर ही हैं जो वीटो पावर है। बाकी पॉपुलेशन में, जीडीपी में देखते हैं तो भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पावरफुल कंट्रीज है। तो ये सारे हमने पढ़े रिगार्डिंग अल्टरनेटिव सेंटर्स या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पहले इसका नेम, इस चैप्टर का नेम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, बट प्रेजेंट टाइम में इसका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। तो ये आपकी जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कौन कौन सी पढ़ी आपने? रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क एंड ब्रिक्स। तो ये चारों जो पावर है, ये न्यू सेंटर्स यानी कि नई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंटर राइज अप हो रहा है जो स्ट्रॉन्ग पावर है इनकी। इनके अंदर काफी इनकी इकोनॉमी काफी बेटर है और ये डेवलपमेंट की साइड बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रशिया। रशिया जो सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर टूट गया उसमें से 15 कंट्रीज निकल गए थे, तो उस यूएसएसआर का जो सक्सेसर बना वो रशिया बना। रशिया काफी मोस्ट पावरफुल कंट्री है और वो एक P5 का मेंबर, इट मीन्स यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जिसके पास वीटो पावर है। जीडीपी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 11th नंबर का वर्ल्ड में आता है। और मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस में, या इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफी क्वांटिटी में है। देन न्यूक्लियर पावर में देखते हैं हम, तो न्यूक्लियर पावर में भी रशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्री है। रशिया जो कि P5 मेंबर में हम अगर देखते हैं तो चाइना है, यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है। तो रशिया इसमें अपनी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल जगह को स्टेब्लिश किए हुए हैं। तो रशिया इसमें जो हमने रशिया के रिगार्डिंग जो पॉइंट है वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसकी जीडीपी, सक्सेसर और P5 का मेंबर, ये 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिगार्डिंग चाइना। तो चाइना जो 1949 में माओ की लीडरशिप में वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की फॉलोइंग की, सोशलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया। चाइना ने जो सोशलिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट किया तो उसमें क्या था? कलेक्टिविज्म सिस्टम और जो सोशलिज्म यानी कि मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं। तो जिसके रीजन से वहां पर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अभी तक जो सोवियत मॉडल पर जो कंट्री चल रहा था चाइना, उसने ओनली उनकी पॉपुलेशन राइज अप हो रही थी, बाकी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब 1972 में चाइना ने यूएस के साथ अपने रिलेशन बढ़ाए, चाइना ने यूएस के साथ फ्रेंडशिप की, यूएस की इकोनॉमी एक्सेप्ट की, उसके बाद उन्होंने इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और 1978 में डेंग जिनपिंग, एक जो वहां का लीडर बना, उन्होंने अनाउंसमेंट की ओपन डोर पॉलिसी। जो ओपन डोर पॉलिसी थी ये उस टाइम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाई गई, जिसके रीजन से कोई भी कंट्री विदाउट एनी बैरियर उस कंट्री में जाकर अपना वर्क स्टार्ट या अपना जो भी प्रोडक्शन करना चाहता था वो कर सकता था, जिससे काफी बेनिफिट हुआ चाइना को। और जो चाइना बिल्कुल इकोनॉमी में डाउन जा रहा था वो अचानक से राइज अप होने लग गया। अब चाइना ने सारी पॉलिसीज यूएसए की एक्सेप्ट की और 1982 में उन्होंने जो फार्मिंग थी उसका जो कलेक्टिविज्म सिस्टम था उसको एंड करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आफ्टर दैट 1992 में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ओपन डोर पॉलिसी के रिगार्डिंग में उन्होंने सेज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी स्टैब्लिश किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जिसमें एक एरिया बनाया जाता है जहाँ पर हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अनदर कंट्री की जो भी फैक्ट्रीज, कंपनीज या जो वर्क सेटअप करेंगे तो हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके रीजन से विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रिस्क इजीली अदर कंट्री आके अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारी पॉलिसी जब चाइना ने एक्सेप्ट की तो चाइना जो बिल्कुल कोलैप्स होता जा रहा था वो अचानक से राइज अप होने लग गया। तो चाइना की जो ओपन डोर पॉलिसी थी उसके बाद चाइना एक पावरफुल कंट्री बना। और प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता ही है कि चाइना कितना पावरफुल कंट्री, इवन उसको ड्रैगन कंट्री भी बोलते हैं, रीजन क्योंकि वो काफी पावरफुल होता जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इंडिया, कि इंडिया जो 21st सेंचुरी का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है और अपनी पावर को राइज अप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज और अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर पावर, हर चीज में, टेक्नोलॉजिकल में, साइंस में, हर चीज में इंडिया काफी
अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। इवन इंडिया ने दावा किया कि हमें P5 परमानेंट मेंबर बनाया जाए, हमें यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल जो ऑर्गन है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए, बट उसमें एक कंपलसरी एक नोटिफिकेशन है कि जो वीटो पावर होती है जिन कंट्री के पास, अगर सारे एग्री होते हैं तो ही कोई और कंट्री पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंबर बन सकता है। तो जिसमें चाइना जो जिसके साथ ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है हमारी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अपनी वीटो पावर यूज कर ली, जिसके रीजन से इंडिया P5 का मेंबर नहीं बन पा रहा है। अदरवाइज 4 मेंबर जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, USA, उन्होंने यस बोल दिया, बट चाइना के रीजन से ये इंडिया P5 मेंबर नहीं बन पा रहा है। अगर हम मिलिट्री पावर में देखते हैं तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट है, प्रोग्रेस करता जा रहा है। और साथ में जो मेक इन इंडिया स्कीम है, इसके थ्रू टेक्नोलॉजी और साइंस, इनमें इंडिया की इकोनॉमी एक माइलस्टोन बन गई है, एक काफी पावरफुल बन गई है। इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन 1954 में काफी बेटर थे, जिस टाइम इंडिया और चाइना ने अपने एक पंचशील एग्रीमेंट किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन जब 1962 में चाइना ने इंडिया के साथ धोखेबाजी की, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें इंडिया की हार हो गई, उसके बाद दोनों के रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए थे। बट राजीव गांधी ने एक दौरा किया, वहां पर एक सर्वे किया चाइना में और थोड़े रिलेशन बेटर किए। प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की और चाइना की ज्यादा बनती नहीं है। अब आता है इसराइल के रिगार्डिंग। इसराइल एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा कंट्री है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर पावर एक बेटर कंट्री है। इसमें अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर पर्सन इसमें डिफेंस के लिए ज़्यादा वर्क करने के लिए रेडी रहता है। और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंसी, इन चीज़ों से एक ये जूस कंट्री है, जो आपने हिटलर के टाइम पढ़ा होगा, वो जूस कंट्री है। बट इसराइल एक मोस्ट पावरफुल और एक डोमिनेंट कंट्री बनता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रिगार्डिंग डिस्कस किया, जिसमें आपने कई सेंटर्स पढ़े, लाइक यूरोपियन यूनियन, सार्क, ब्रिक्स, आसियान, और ये कंट्रीज पढ़े, चाइना, इंडिया, रशिया, इसराइल। तो इनमें आपने देखा कि किस तरह से कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस होती जा रही है और USA को पीछे छोड़ने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मे बी यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर थोड़ा वास्ट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक वन शॉट सीरीज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।